लगता है कि बीजेपी या बीजेपी सरकार, मोदी सरकार एक नैरेटिव सेट कर देना चाहती है सर्वे के माध्यम से कि वो जीत रही है? देखिए, बीजेपी को मालूम है कि जमीन खिसक रही है और राज दर राज जमीन खिसक रही है, क्योंकि जो जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उससे हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, मध्य वर्ग हो, सभी त्रस्त हैं और उनसे वो जूझने की स्थिति में नहीं है। उनके लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। इनसे बात करेंगे देश की राजनीति पर, हर क्षेत्र से जुड़ी खबरों पर। सबसे पहले सवाल ये है कि आपने देखा कि बीजेपी ने परहेज किया डायरेक्ट एक्शन लेने से बृजभूषण सिंह के खिलाफ, वोट को भंग कर दिया। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बड़ी बीजेपी की जो राजनीति हम लोगों ने देखी है पिछले 10 सालों में, तो इन्होंने कभी भी किसी भी ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है जिसने गलत काम किया है। आपने देखा कि जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे ने किस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और कई लोगों की मृत्यु हो गई, उस पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी तरह से बृजभूषण सिंह के मामले में आपने देखा कि कैसे जो महिला खिलाड़ी हैं वो महीनों जनपद पर प्रदर्शन करती रहीं, धरना करती रहीं, और जब समय आया तो रातों रात दिल्ली पुलिस उनको घसीट कर वहाँ से हटा देती है। आपने टीवी पर देखा होगा साक्षी मलिक किस तरह से रो रही थी और अपनी बूट्स को उठाकर उन्होंने मीडिया के सामने रख दिया कि आज के बाद हम कभी स्पोर्ट्स में नहीं भाग लेंगे। विनेश फोगट ने अपने जितने खेल रत्न और जितने पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार मिले थे, उन्होंने वापस कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। बजरंग पुनिया ने अपना, वो करना चाहते थे प्रधानमंत्री को, उनको कर्तव्य पथ पर रोड पे छोड़ के आना पड़ा। तो ये बीजेपी की नीति रही है कि ये कभी भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। शायद उनको डर लगता है कि एक्शन लेने से लोगों को लगेगा कि सचमुच में उसने गलती की थी। तो एक सोची समझी राजनीतिक ये एक विचारधारा बीजेपी की है और जनता क्या सोचती है इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, ये जितने खिलाड़ी हैं ये सब जाट समुदाय से आते हैं। जब धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जब उनकी मिमिक्री की गई तो उन्होंने जाट बनने का पूरा जो एक नाटक हो सकता है और नाटक किया। और ये सारी जो जाट बेटियां हैं, जो जाट बेटे हैं, और किसानों के आंदोलन में जो 750 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें भी मैक्सिमम जाट समुदाय से लोग आते हैं, लेकिन उस पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वोट को भंग कर देना भी तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई ही है। लंबा रास्ता लेना पड़ा बीजेपी को। देखिए, बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। क्या वो कभी अरेस्ट हुए? और गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने कभी बुलाकर उनसे पूछताछ तक नहीं की। और इंटरेस्टिंग, आपने शायद एक फोटो देखा होगा कि जिस दिन ये चुनाव हुआ और संजय सिंह जो इन्हीं के आदमी हैं, जब वो अध्यक्ष हुए, तो एक फोटो था जिसमें सारे माले जो थे वो बृजभूषण सिंह के गले में थे और संजय सिंह ऐसे करके खड़े थे। और बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो ये बीजेपी की राजनीति है। अच्छा, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 3 में बीजेपी को जीत मिली। जीत से पहले ही सर्वे बता रहे थे कि बीजेपी जीत रही है। मोदी भी दावा कर रहे थे कि लिख कर ले लीजिए, हम तीनों राज्य जीत रहे हैं। तो ठीक सर्वे ने जैसा माहौल बनाया वैसा ही नतीजा आया। मोदी ने जो दावा किया वैसा ही नतीजा आया। लोकसभा के पहले भी सर्वे आ रहे हैं और उसमें भी दावा किया जा रहा है किसी सर्वे में कि 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, किसी सर्वे में 400 से ज़्यादा सीटों का दावा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये भी माहौल बनाने की जुगाड़ है, माहौल बनाया जा रहा है पहले से? बिल्कुल। अगर आप इनफैक्ट तो जिन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं
उनके अगर सर्वे को किस किस एजेंसी ने किया था सर्वे, उसको अगर गंभीरता से आप डिकोड करने की कोशिश किए तो जो रिजल्ट आया, किसी भी सर्वे ने इस तरह के रिजल्ट की बात नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट आया। तो शायद प्रधानमंत्री को चुनाव की गणना के पहले ही मालूम हो जाता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और लगता है कि बीजेपी या बीजेपी सरकार, मोदी सरकार एक नैरेटिव सेट कर देना चाहती है सर्वे के माध्यम से कि वो जीत रही। देखिए, बीजेपी को मालूम है कि जमीन खिसक रही है और राज दर राज जमीन खिसक रही है, क्योंकि जो जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उससे हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, मध्य वर्ग हो, सभी त्रस्त हैं और उनसे वो जूझने की स्थिति में नहीं है। उनके लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि उनके पास जिस तरह का रिसोर्स है और जिस तरह से मीडिया उनका साथ दे रही है, उस मीडिया के बारे में तो आज कुछ बोलना ही बेकार है। इंडिया गठबंधन जो मुकाबले के लिए तैयारी कर रहा है वो खुद ठीक अभी नहीं दिख रहा है। घमासान मचा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की बैठक में नाराज होकर वो लौट आए थे लालू यादव के साथ, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान नहीं हुआ और न कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिली। स्टीयरिंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई है। आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? देखिए श्रीकांत जी, मैं आपकी बात सही मानूं या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सही मानूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अरे ये सब बेकार बात है, मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैंने कोई पोस्ट नहीं मांगा है और कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। ये उन्होंने खुलकर पत्रकारों के सामने कहा है, तो मैं तो वही मानूंगा ना जो वो बोल रहे हैं। और जैसे देखिए, जो बातें चलती हैं मीडिया में, और आज आप भी जर्नलिज्म में हैं और जानते हैं टीआरपी का क्या महत्व है, तो हर आदमी मतलब बेकरार है कि किसी भी तरह से किसी भी तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ दिया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग होता है, जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो उसके ऊपर जो हेडिंग रहता है उसमें लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, और अगर अंदर सुनेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं रहता है। तो ये एक नैरेटिव की बात है। और जहाँ तक आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने कहीं से भी कोई भी पब्लिकली नाराजगी व्यक्त नहीं की है जिसको कि प्रेस ये कहे कि वो ऐसा कह रहे थे। और जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर जो बातें हुई, सब कुछ सर्वसम्मति से हुआ। आप जैसे बोलेंगे कि खड़गे जी का नाम लिया गया, तो वो भी आप सबको पता है कि का नाम लिया गया, उन्होंने खुद ही मना कर दिया, संयोजक की बात हुई नहीं है। और इसमें घोषणा हुई कि 22 तारीख को हर एक जिले में जो सांसद निष्कासित हुए हैं उनके विरोध में प्रदर्शन होगा। और आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट के, मैं भी यहाँ पर पटना में पार्टी कार्यालय से लेकर समरानालय तक जुलूस में गया था, मैं भी उसमें था, और सारे सहयोगी दल के नेता और कार्यकर्ता साथ थे। अभी जेडीयू के अंदर घमासान है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर चर्चा में है कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, क्योंकि वो आरजेडी के नेता की भूमिका निभा रहे थे। नीतीश कुमार इसको लेकर नाराज थे। देखिए, मुझे एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आज जो खबरें चलती हैं इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर, उसको इस आधार पर चलता है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, नित्यानंद राय ने क्या कहा। अरे भाई, ये बयान वीर को आज जनता गंभीरता से लेती है। आप सुशील मोदी जी से ये पूछिए कि वो इंडिया गठबंधन की चिंता छोड़ दें। वो पहले 2024 में उनको खुद राज्यसभा मिल रहा है, इसके बारे में उनको आश्वासित किया गया है, नहीं किया गया है। तो उनके बयानों के आधार पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, ये मैं उचित नहीं समझता हूं। मतलब आरजेडी जेडीयू में सब कुछ सामान्य है, आपको लगता है? बिल्कुल है। और हमारी हर एक स्तर पर लोगों से बातचीत होते रहती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात किया, तो वो जेडीयू का एक आंतरिक मामला है और
जो कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है उसमें जो भी होगा वो जेडीयू का निर्णय होगा। एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब आरजेडी को छोड़ भी सकते हैं, ये भी तो चर्चा में है। मैंने क्या कहा, ये जो चर्चाएं होती हैं इसका कहीं कोई आधार नहीं है। जिस तरह की अटकलें जो लगाई जा रही हैं, चर्चाएं हो रही है, तो डर नहीं लगता है कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे? देखिए, जब तक कोई गंभीर नेता के तरफ से कोई बयान नहीं आता है, उस बयान पर रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। आप उन लोगों के बयान को रेफर करते हैं जिनके बयान को मैं महत्व नहीं। रिएक्शन मत दीजिए, डर लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए कि नीतीश जी कभी भी छोड़ सकते हैं, खबरें ऐसी चल रही हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि मेरी भी चर्चा होती है, लोगों से भी चर्चा होती है, प्रवक्ता के अलावा मैं पार्टी में भी तो हूं, और ऐसी कहीं कोई भी चर्चा नहीं है, किसी भी तरह की चर्चा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कहीं समन्वय की कोई कमी नहीं है। कल आपने देखा कि जो बिहार के कांग्रेस के नेता थे उनकी मीटिंग खड़गे जी, राहुल जी वगैरह के साथ दिल्ली में हुई, तो सीट शेयरिंग की प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर दावा कर दिया है। कैसे आप 40 में 10 सीट कांग्रेस को दीजिएगा, ये जरा बताइए। नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीटों पर? देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है तो आपको ही मालूम है कि हर पार्टी एक संख्या चाहती है, लेकिन जो 40 सीट हैं और 6 दल हैं, तो उनके बीच जो शीर्ष नेता होंगे वो बैठेंगे और वो देखेंगे कि किसके पास किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना मजबूत कैंडिडेट है, और उसके आधार पर, उसकी शक्ति के आधार पर, उसके वोट, उसके जनाधार के आधार पर ही ये निर्णय होगा। तेजस्वी यादव कब सीएम बनेंगे, ईमानदारी से बताइए जी, कब सीएम बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव? भाई, माननीय तेजस्वी जी ने तो कई बार सदन के पटल पर भी, विधानसभा में भी कहा है, आप पत्रकारों को भी कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। उनकी उम्र तो अभी सिर्फ 34 साल है, उनके पास बहुत राजनीति बची हुई है, और जब समय आएगा उस समय देखा जाएगा। आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को, हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन आप इनके जवाब से कितने संतुष्ट हैं? कोई सवाल छूट गया है तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। अगली बार जरूर हम इनसे मिलेंगे तो आपका सवाल इनके सामने रखेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।